दक्षिण से ये कवायद शुरू हुई थी कि एंटी बीजेपी एक मोर्चा बनाया जाए। वो कवायद कब कैसे आके नीतीश कुमार के गोद में गिर गई ये कोई नहीं जानता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब एंटी बीजेपी मोर्चे का नेतृत्व या ये कहिए कि सुगबुगाहट जब शुरू किया तो आज परिणाम यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस बन चुका है। इन तमाम मुद्दों का ध्वजवाहक जो है वो बिहार है। तो अगर अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं तो अपनी राजनीतिक नब्ज को समझने के लिहाज से भी आ रहे हैं और विपक्ष के राजनीतिक नब्ज को भी समझने के लिहाज से आ रहे हैं। अब आज की तारीख में अगर जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के एजेंडे की बात करूं तो वो एजेंडा कौन सेट किया? वो एजेंडा सेट करने वाला प्रदेश बिहार है। चाहे वो कास्ट सेंसस का मसला हो या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अडानी प्रकरण जो भी एक तरीके से ये मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम मुद्दों का ध्वजवाहक जो है वो बिहार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने रैली की। रैली में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। राम मंदिर की चर्चा, सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा, धारा 370 की चर्चा और सबसे खास लालू यादव नीतीश कुमार की चर्चा नहीं, लालू यादव नीतीश कुमार पर निशाना। अमित शाह के बिहार दौरे के मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो जेहन में आता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे वक्त में जब देश के दूसरे राज्यों में चुनाव है और बड़ा राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश, उन राज्यों से फुर्सत निकालकर बिहार में आना पड़ा। आज मुजफ्फरपुर में उन्होंने रैली की और इससे पहले वो कई दफे आ चुके हैं। अमित शाह के बार बार बिहार दौरे का मतलब क्या है, इसको समझेंगे, उसके बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे। देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता है, हाथ में ऐसे टेस्ट करते हैं ना, इस तरीके से डॉक्टर पकड़ के देखता है और इस नब्ज के आधार पर वो शरीर की गतिविधि को समझने की कोशिश करता है। अगर भारत के मानचित्र को शरीर मान ले तो इसके राजनीतिक गतिविधि का नब्ज है बिहार। बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इसका वाइब्रेशन पूरा देश महसूस करता है। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि दक्षिण से ये कवायद शुरू हुई थी कि एंटी बीजेपी एक मोर्चा बनाया जाए। वो कवायद कब कैसे आके नीतीश कुमार के गोद में गिर गई ये कोई नहीं जानता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब एंटी बीजेपी मोर्चे का नेतृत्व या ये कहिए कि सुगबुगाहट जब शुरू किया तो आज परिणाम यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस बन चुका है। वो अलायंस काम करेगा, नहीं करेगा, वो अलायंस रहेगा, टूट जाएगा, ये कहना ये एक भविष्य की बात है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार की पहल का ही वो परिणाम निकला। अमित शाह अगर जो बार बार बिहार आ रहे हैं तो वो बिहार के माध्यम से देश के राजनीतिक नब्ज को, राजनीतिक स्थिति को समझने और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, बिहार के लोग जितना बिहार में है उतना ही बिहार से बाहर भी हैं। तो बिहार का जो पॉलिटिकल वाइब्रेशन है ना वो पूरे देश पर असर करता है। बिहार एजेंडा सेटर रहा है राजनीति के दृष्टिकोण से। बिहार एजेंडा को लेकर आगे बढ़ता रहा और बिहार के एजेंडे पर कई बार चुनाव होता हुआ दिख रहा है। जैसे आज की तारीख में अगर जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के एजेंडे की बात करूं तो वो एजेंडा कौन सेट किया? वो एजेंडा सेट करने वाला प्रदेश बिहार है। चाहे वो कास्ट सेंसस का मसला हो या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अडानी प्रकरण जो भी एक तरीके से ये मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम मुद्दों का ध्वजवाहक जो है वो बिहार है। तो अगर अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं तो अपनी राजनीतिक नब्ज को समझने के लिहाज से भी आ रहे हैं और विपक्ष के राजनीतिक नब्ज को भी समझने के लिहाज से आ रहे हैं। आप देखिए, अमित शाह बिहार आते हैं, एड्रेस कर रहे हैं किन किन मुद्दों को? 370, 3 तलाक, माफ कीजिएगा, धारा 370, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बिहार की सक्रियता
और जिस पर बिहार की आवाज को पूरा देश महसूस करता है। बिहार आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन के लिए वो पॉलिटिकल लेबोरेटरी है जिस लेबोरेटरी पर नजर कांग्रेस की भी है और जिस लेबोरेटरी पर नजर बीजेपी और एनडीए अलायंस की भी आप है। थोड़ा इंतजार करेंगे या फिर आज जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में अपने संबोधन में रैली को संबोधित करते हुए जिस तरीके से धारा 370 सर्जिकल स्ट्राइक राम मंदिर का जिक्र किया, उससे क्या आप ये कहने की स्थिति में है, क्या ये समझा जाए, मान लिया जाए कि राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर भी बीजेपी 2024 का चुनाव आप लड़ेगी? इसको ऐसा समझिए, बिहार वो प्रदेश है जो कास्ट सेंसस के मुद्दे को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और बिहार की इस मुद्दे को अपोजिशन अलायंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश में है। उसी प्रदेश में अमित शाह की कोशिश ये है कि इनके मुद्दे को इनके प्रदेश में ही कमजोर कर दिया जाए और कमजोर करने की कोशिश कहां हो रही है? आप जाति की बात कर रहे हैं, वो जमात की बात कर रहे हैं। आप गिन रहे हैं व्यक्ति को, वो गिनने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। तो ये कुल मिला के जो कहते हैं ना कि गोदी में ही बच्चे की भ्रूण हत्या कर दी जाए, तो अमित शाह की कोशिश ये है कि जो ये कास्ट सेंसस का शिगुफा लेके यहां से उठ रहे हैं, उसी प्रदेश में हम राष्ट्रवाद की आवाज को इतना बुलंद कर दें कि इनका मुद्दा यही गौन हो जाए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक विषय था जो विषय आज अपने मुकाम पर आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ साथ एक मुद्दा और उठ खड़ा हो रहा है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन सकता है तो फिर सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? ये एक तरीके से छाया के रूप में एक मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश हो रही है जिसके अंदर इनके तमाम वो कास्ट वाले जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएं। तो खत्म हो जाए ये करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि कुछ सीटों पर भी नजर है, उसके आसपास की जो सीटें हैं, जैसे वैशाली सीट अभी पशुपति पारस के खाते में है, उस सीट पर भी भाजपा की नजर है। और चूंकि वैशाली की सीट उस लिस्ट में आती है जो सीट बीजेपी या तो लड़ी नहीं या जीती नहीं, या शायद लड़ी ही नहीं, सहयोगी के खाते में यह सीट जाती रही। वैशाली की सीट है और तमाम कई सीटें हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो झटका मिलने जा रहा है पशुपति पारस को। एक चीज समझिए, आप वैशाली की सीट की बात कर रहे हैं, आज कई जगह अखबार में इस बात की चर्चा है कि 10 सीट ऐसे हैं जिसमें वैशाली है, जहानाबाद है, जमुई है, सीतामढ़ी भी है, ऐसे 10 सीटें, नालंदा है जिस पर बीजेपी कभी लड़ी ही नहीं, मुंगेर भी उसमें एक है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की नजर सिर्फ 10 सीटों पर नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी अलायंस में रहती है तो बीजेपी अपने सीट पर ज्यादा फोकस करती है, अलायंस के सीट पर कम फोकस करती है, इसलिए कि उसको पता है कि अलायंस जो हमारा है वो भी राजनीतिक तौर पर जागरूक, सक्रिय और एक छोटा ही सही लेकिन संगठन है उसके पास है। आज की तारीख में बीजेपी के साथ जो जितने भी एलाइज हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, पारस की पार्टी हो, चिराग की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों का वजूद कुछ एक बिहार के कुछ एक पॉकेट मात्र में है, पैन बिहार भी इनका वजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में बीजेपी की तैयारी बिहार के 40 सीट पर है, चाहे उसका अलायंस लड़े या बीजेपी खुद लड़े, लेकिन उम्मीदवार से लेकर मुद्दा तक बीजेपी ही सेट करेगी 40 कंस्टिट्यूएंसी के लिए। इसलिए कि बीजेपी को पता है कि जो मेरी एलाइज पार्टी है उसके पास कुछ एक वोट तो जरूर है, लेकिन वो वोट उस कंस्टिट्यूएंसी में और पूरे प्रदेश में असर नहीं रखता है। इसलिए आज बीजेपी वास्तव में बिहार में वो इंजन बनने के लिए पटरी पर खड़ी है जिसमें पीछे से कोई सपोर्ट विशेष नहीं है। तमाम बॉगी को खींचने की जिम्मेदारी बीजेपी की ही है। इसलिए हम 10 सीट और उन कुछ एक खास सीट की चर्चा इसलिए करते हैं कि उन सीटों पर बीजेपी ने आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी बिहार के 40 सीट पर समान रूप से फोकस कर रही है और यह मान के चल रही है कि अगर मेरे एलाइज के पास ये सीट जाता है तो जिताने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी बीजेपी की ही होगी, बीजेपी की जिम्मेवारी होगी। तो देखिए, अमित शाह के बिहार दौरे को हमने समझने की कोशिश की है।
जाते जाते ये समझना चाहेंगे सर कि आप ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पशुपति पारस के खाते में ही वैशाली की सीट रहेगी, या फिर वाकई नजर गड़ा दी है बीजेपी ने जैसे नवादा पर गड़ा दी? मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किस एलाइज के पास कौन सी सीट जाएगा, ये जब टेबल टॉक एनडीए करेगी तब ये क्लियर होगा। आज की तारीख में पशुपति पारस को भी आश्वस्त नहीं रहना है कि हमको ये सीट मिल रहा है। पशुपति पारस तो खैर हाजीपुर पर भी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है। मेरा कहना यह है कि बीजेपी 40 सीट पर फोकस किए हुए है। जो सीट एलाइज को जाएगी वो सीट एलाइज को भले चले जाए, लेकिन उस सीट को जिताने हराने की जिम्मेदारी बीजेपी अपने कांधे पर लेकर, जैसे जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एलाइज करती है, गठबंधन बिहार में करती है, तब बीजेपी अपने सहयोगी दल को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल रहती है। नीतीश कुमार अपने आप में एक फेस है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से शासन में है। नीतीश कुमार के पास कम से कम जिन सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं उस सीट पर एक व्यवस्थित संगठन है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि बीजेपी के साथ जो भी एलाइज पार्टी है, लोजपा का दोनों खेमा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, इन पार्टियों के पास कागज पर तो 38 जिला में जिला अध्यक्ष है और प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन वो कागज से आगे वो जमीन पर है या नहीं है, इसकी गारंटी न तो उपेंद्र कुशवाहा दे सकते हैं, न चिराग पासवान दे सकते हैं, न पशुपति पारस दे सकते हैं, न जीतन राम मांझी दे सकते हैं। और यह हकीकत बीजेपी जान रही है। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी ऑलरेडी बिहार में 3 इंटरनल सर्वे करवा चुकी है। ये चौथा सर्वे भी उसका धीरे धीरे चल रहा है। तो इस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो खबर सेंट्रल लीडरशिप को फीड की गई है कि जनाब जीत हार चाहे जिसकी हो, 40 सीट के लिए इंजन की भूमिका बीजेपी को ही निभाना होगा। और बीजेपी की तैयारी, अमित शाह का आना, अमित शाह का नहीं आना, ये तमाम चीजें उसी के मद्देनजर। अमित शाह ने पिछली बार कहा नवादा हम लड़ेंगे जी, आज वैशाली की तो वो चर्चा नहीं की कि हम लड़ेंगे, लेकिन फिर भी वैशाली के बारे में चर्चा हो रही है। क्या ये माने कि जहां जहां अमित शाह दौरा कर चुके हैं या जहां जहां अमित शाह दौरा करेंगे चुनाव से पहले, वो सीट बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में है? ऐसा नहीं जी, ऐसी बात नहीं जी। अमित शाह वहीं दौरा ज्यादा कर रहे हैं जहां पर खड़ा होने से ज्यादा लोकसभा सीट को कन्वे किया जा सके, कवर किया जा सके। वैशाली वो जगह है जहां से मुजफ्फरपुर बहुत इजीली अटैच हो जा रहा है, जहां से सारण बहुत इजीली अटैच हो जा रहा है, जहां से समस्तीपुर बहुत इजीली अटैच हो जा रहा है। अगर आप पटना में खड़ा होते हैं तो बताइए पटना के साथ आप कौन से लोकसभा क्षेत्र को अटैच महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा। अगर पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और बहुत ज्यादा लेके चलिएगा तो एक आपको जहानाबाद मिलेगा। आप नालंदा को भी पटना से एड्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मुंगेर में जब खड़ा हो जाते हैं तो नालंदा को एड्रेस करते हैं, पटना के एक हिस्से को एड्रेस कर लेते हैं, नवादा को एड्रेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से अमित शाह ज्योग्राफिकली ज्यादा काम कर रहे हैं रेदर देन कि वो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को लेकर ज्यादा काम कर रहे हैं। हम को पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को लेकर कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि चुनाव पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी पर होगा, लेकिन आज की जो रैली हो रही है या इधर जो पिछले 3-4 महीने से अमित शाह का मूवमेंट जो बिहार में देखा जा रहा है, वो राजनीतिक कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बिहार के उस भूगोल के हिसाब से हो रहा है जहां पर खड़ा होने के बाद लोकसभा के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को एड्रेस किया जा सके। चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर थे और अमित शाह के बिहार दौरे पर लंबी चर्चा। जाहिर है ये समझना जरूरी है कि भाई अमित शाह बार बार बिहार का चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, बार बार बिहार दौरा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।